नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम एक ऐसी कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों का एनालिसिस करेंगे जिस पर कई निवेशकों की नजर है, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड। हम देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 24-25 की चौथी तिमाही और पूरे साल में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा और एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रत्न इंडिया एंटरप्राइजेज करती क्या है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक यह कंपनी मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी पर आधारित नए जमाने के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है। इनमें रिटेल ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी, फिनटेक, ड्रोन और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कंपनी अपनी ग्रुप कंपनियों के जरिए इन क्षेत्रों में काम करती है। वित्तीय वर्ष 24 से कंपनी को अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी सीआईसी के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी मुख्य रूप से अपनी ग्रुप कंपनियों के शेयरों और लोन में इन्वेस्ट करती है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं। हम पहले कंसोलिडेटेड यानी समेकित नतीजों पर नजर डालेंगे, जिसमें सभी सहायक कंपनियों का प्रदर्शन शामिल है। पिछले साल की इसी तिमाही यानी वित्तीय वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही में 12,905.41 मिलियन रुपये की तुलना में लगभग 15% की वृद्धि दर्शाती है। ये एक सकारात्मक संकेत है। पूरे वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कंपनी की कुल आय 68,761.12 मिलियन रुपये रही। यह पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 में 61,916.94 मिलियन रुपये की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि है। यह दिखाता है कि कंपनी ने पूरे साल में भी अच्छी ग्रोथ हासिल की है। हालांकि मुनाफे के मोर्चे पर तस्वीर थोड़ी अलग है। चौथी तिमाही में टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम्स से पहले कंपनी को 3914.14 मिलियन रुपए का लॉस यानी नुकसान हुआ। यह मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में फेयर वैल्यू में बदलाव के कारण हुए नुकसान की वजह से है। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो मुनाफे को प्रभावित कर रहा है। पूरे वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम्स से पहले कंपनी को 1519.11 मिलियन रुपए का प्रॉफिट हुआ। यह पिछले साल के 5025.29 मिलियन रुपए के प्रॉफिट से काफी कम है। यह गिरावट भी मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट वैल्यू में बदलाव से जुड़ी है। यह पिछले साल के 5025.29 मिलियन रुपए के प्रॉफिट से काफी कम है। यह गिरावट भी मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट वैल्यू में बदलाव से जुड़ी है। टैक्स और अन्य व्यापक आय को समायोजित करने के बाद चौथी तिमाही में कंपनी को 3587.86 मिलियन रुपए का कुल व्यापक नुकसान हुआ। पूरे साल के लिए कंपनी को 813.48 मिलियन रुपए की कुल व्यापक आय हुई, जबकि पिछले साल यह 4249.13 मिलियन रुपए थी। प्रति शेयर कमाई, जिसे ईपीएस कहते हैं, चौथी तिमाही में बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों 39 पैसे प्रति शेयर का नुकसान रहा और पूरे साल के लिए ईपीएस बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों 61 पैसे प्रति शेयर रहा, जो पिछले साल के 3 रुपये 9 पैसे प्रति शेयर से काफी कम है। पूरे साल के लिए ईपीएस बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों 61 पैसे प्रति शेयर रहा, जो पिछले साल के 3 रुपये 9 पैसे प्रति शेयर से काफी कम है। एक निवेशक के तौर पर यह गिरावट चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट वैल्यू में उतार चढ़ाव के कारण है, न कि मुख्य बिजनेस ऑपरेशंस के प्रदर्शन के कारण। और अब कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स का प्रदर्शन देखते हैं। डॉक्यूमेंट में रिटेल, ई कॉमर्स, ईवी, इन्वेस्टमेंट और अन्य सेगमेंट्स की जानकारी दी गई है। रिटेल ई कॉमर्स सेगमेंट ने वित्तीय वर्ष 24-25 में 65,428.59 मिलियन रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल के 55,006.65 मिलियन रुपए से लगभग 19% ज्यादा है।
इस सेगमेंट का रिजल्ट यानी मुनाफा 1779.35 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल के 1416.43 मिलियन रुपए से लगभग 25% ज्यादा है। यह सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ईवी सेगमेंट का रेवेन्यू वित्तीय वर्ष 24-25 में 1507.51 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल के 1113.85 मिलियन रुपए से लगभग 34% ज्यादा है। हालांकि ईवी सेगमेंट का रिजल्ट 624.75 मिलियन रुपए का नुकसान रहा, जो पिछले साल के 523.50 मिलियन रुपए के नुकसान से ज्यादा है। इस सेगमेंट में अभी भी निवेश और खर्च जारी है। इन्वेस्टमेंट सेगमेंट का रेवेन्यू वित्तीय वर्ष 24-25 में 1638.50 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल के 5638.99 मिलियन रुपए से काफी कम है। अन्य सेगमेंट्स और अनएलोकेटेड आइटम्स को मिलाकर देखें तो कंपनी के मुख्य बिजनेस ऑपरेशंस इन्वेस्टमेंट को छोड़कर में सुधार दिख रहा है, खासकर रिटेल ई कॉमर्स में। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ईएसओपी के तहत कर्मचारियों को 25 लाख स्टॉक ऑप्शन दिए हैं। ईएसओपी कर्मचारियों को कंपनी के विकास में भागीदार बनाने का एक तरीका है। डॉक्यूमेंट में कुछ कानूनी मामलों का भी जिक्र है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की है। एक अन्य मामले में केनरा बैंक ने सिनार थर्मल पावर लिमिटेड के कॉर्पोरेट गारंटर के तौर पर कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत याचिका दायर की है। हालांकि मैनेजमेंट का मानना है कि ये कानूनी मामले कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों या ऑपरेशंस पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेंगे। फिर भी एक निवेशक के तौर पर इन पर नजर रखना समझदारी है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 24-25 में न्यूफर्स्ट लिमिटेड, अब कोकोब्लू क्विक कॉमर्स लिमिटेड का 100% अधिग्रहण किया है। यह कंपनी की क्विक कॉमर्स सेगमेंट में विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। मैनेजमेंट ड्रोन बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जैसा कि डॉक्यूमेंट में बताया गया है। यह कंपनी के भविष्य के विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ऑडिटर ने फाइनेंशियल नतीजों पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, जिसका मतलब है कि रिपोर्ट में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने भी रेगुलेशन 33 के तहत यह डिक्लेरेशन दिया है कि ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। संक्षेप में, रत्न इंडिया एंटरप्राइजेज ने वित्तीय वर्ष 24-25 में आय के मोर्चे पर अच्छी वृद्धि दिखाई है, खासकर रिटेल ई कॉमर्स सेगमेंट में। कंपनी नए जमाने के बिजनेसेस में विस्तार कर रही है, जो भविष्य के लिए ग्रोथ की संभावनाएं पैदा करता है। एक निवेशक के तौर पर आपको इन सभी फैक्टर्स का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था रत्न इंडिया एंटरप्राइजेज के फाइनेंशियल नतीजों का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल एनालिसिस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।